तो दोस्तों साथियों अब हम छपरोली में ही डॉक्टर भोपाल सिंह जी के पास आए हैं, जिनकी जो आयु है लगभग 90 वर्ष है और उन्होंने चौधरी साहब को बहुत नजदीक से देखा जब वो राजनीतिक सफर अपना शुरू कर रहे थे छपरोली से। उस समय डॉक्टर साहब युवा थे और युवा ऊर्जा उनमें थी, तो वो चौधरी चरण सिंह जी को कैसे देखते थे उस समय पर जब वो शुरुआत कर रहे थे। बहुत बहुत स्वागत है भोपाल सर आपका, आपने समय दिया। धन्यवाद। आप अपने बारे में सर थोड़ा सा बताइए, शुरुआती दौर कर फिर चौधरी साहब के बारे में। मैं डॉक्टर भोपाल सिंह आर्य छपरोली के एक साधारण किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी व्यक्तिगत रूप से चौधरी साहब की विचारधारा से प्रभावित थे। कई एक चुनावों में उनके साथ वे घूमते भी रहे हैं। यहाँ चौधरी साहब की विचारधारा वैदिक थी, हमारे पिताजी की विचारधारा भी वैदिक थी। मैं इंटरमीडिएट कॉलेज से रिटायर्ड एक प्रधानाचार्य हूँ। रिटायरमेंट के बाद कुछ दिनों तक मैंने 5 वर्ष तक एक डिग्री कॉलेज में भी प्राचार्य रहे हैं। राष्ट्र स्तर का मैं वॉलीबॉल का खिलाड़ी भी रहा हूँ। एनसीसी संगठन में मेजर रहा हूँ। चौधरी साहब को पढ़ने पढ़ाने में मेरी बहुत रुचि है। इनके परिवार के विषय में विस्तार से मैंने अध्ययन किया है। हमने चौधरी साहब के बारे में जो जाना, वो एक समन्वय थे ऐसी राजनीति के जिसमें धार्मिकता का पुट है। गांधी जी से बहुत प्रभावित होते हुए वो गांधी जी की तरह मानते थे कि पॉलिटिक्स कैन नेवर बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम रिलीजन। धर्म और राजनीति को साथ लेकर के चलने वाले चौधरी साहब हुए हैं। बड़े स्पष्ट वक्ता थे, समझौतावादी नहीं थे। विचारधारा से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया है, ना ही वो किसी प्रकार के समन्वयवादी थे। स्पष्टवादिता उनका जो है मुख्य गुण था। सर छपरोली से जुड़ी हुई कोई खबर थी? छपरोली से उनका संबंध बहुत पुराना है। जिस समय उन्होंने वकालत शुरू की गाजियाबाद में, उसके तुरंत बाद ही छपरोली से संबंध हो गया था। जिस समय वो जेल गए नमक आंदोलन में, छपरोली के एक चौधरी जीत सिंह थे जी, पट्टी बुवाला के रहने वाले थे। चौधरी जीत सिंह का और हमारा खेत एक साथ साथ था। जब चौधरी साहब जेल चले गए, उनकी घर की बड़ी विपिन और निर्धन अवस्था थी, तो चौधरी जीत सिंह एक गाय लेकर के गए थे गाजियाबाद जी, और गायत्री देवी को दूध पीने के लिए गाय बांध के आए थे उनके यहाँ। चौधरी साहब को छपरोली से लगाव बहुत पुराना था। उनका लगाव विद्यालय में समय समय पर उन्होंने बड़ी सहायता की शिक्षा के क्षेत्र में। तो छपरोली के अतिरिक्त भी उन्होंने सारे क्षेत्र में जो है कन्या विद्यालयों को बड़ा प्रोत्साहन उन्होंने दिया है। छपरोली के आसपास ही नंगला में, तुगाना में, दाहा में उन्होंने कन्या पाठशालाएं खुलवाई। अभी आप एक चुनाव से जुड़ी हुई एक घटना बता रहे थे। चुनाव सन 1957 का जब चुनाव वो लड़ रहे थे, चौधरी साहब को बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ा था। हमने व्यक्तिगत रूप से देखा कि उनका स्वास्थ्य बहुत गिर गया था इन दिनों घूमते फिरते। कुछ गांव में उनका बड़ा कड़ा विरोध भी हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी जीत की घोषणा चुनाव से पहले ही कर दी थी। चौधरी साहब की एक अलग रुचि ये भी थी कि राजनीति के अंदर हमने देखा है कि वे एडवोकेट्स को बड़ी प्राथमिकता दिया करते थे। अधिकतर टिकट वो ये प्रयास करते थे कि एडवोकेट्स को दिया जाए जी। हो सकता है उनके मन में ये हो कि ये विधि वेता भी हैं और विधि वक्ता भी हैं और समाज की समस्याओं को भली भांति समझ सकेंगे। और चौधरी साहब चुनावी सभा में भी और सामान्यतः भी वो शोरगुल पसंद नहीं करते थे, वैसा भी एक धारणा है। शोरगुल, बाहर की कुछ बात तो बतलाऊं तो शोरगुल नहीं पसंद करते थे। व्यक्तिगत स्वार्थों से बहुत दूर थे। एक बार की यदि मैं घटना बतला दूं, डॉक्टर स्वरूप सिंह उनके साधु थे जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में
जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं जी और थिरोनीमल कॉलेज के पहले प्रधानाचार्य भी रहे हैं, और अंग्रेजी की वो बहुत बड़ी अथॉरिटी थी भारत। जी एक बार उनका पुत्र चौधरी साहब के पास लखनऊ पहुंचा। जी उन दिनों छोटे छोटे जो स्कूटर थे ये प्रचलन में थे, जी और एमएलए और मंत्रियों के कोटे से मिल जाया करते थे। अच्छा डॉक्टर स्वरूप सिंह का बेटा स्कूटर लेने के लिए उनके पास पहुंच गया, और डरते में उनसे तो कह ना सका, और उनके पिए से उसने अपनी मांग रखी, और पिए ने उनके लिए स्कूटर स्वीकृत करा दिया। जी और वो नया स्कूटर लेकर के चौधरी साहब के पास आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, भाई ये कहाँ से लाए? उन्होंने बताया कि मुझे इस तरीके से आपके नाम से मैंने लिया है। चौधरी साहब बोले कि ये नहीं होगा, आप ये कहलवाना चाहते हो कि चौधरी साहब के कोटे से उत्तर प्रदेश का स्कूटर जो है जमुना पार हरियाणा में जा रहा है। अच्छा तो वो वापस लौटा दिया गया था स्कूटर। छपरौली से जुड़ी बातें तो ये हैं कि चकबंदी चल रही थी एक बार, जी और चौधरी साहब क्षेत्र का जो है अपना दौरा कर रहे थे। मैं साक्षी हूं, चकबंदी के दौरान हमारे परिवार के हमारे नजदीकी ताऊ जी थे, लक्ष्मीराम जी, सड़क के ऊपर आकर के उन्होंने चौधरी साहब से शिकायत की कि मेरा चक बिगाड़ दिया गया है, जी जो हेवे के पास नीरपुर मोजे में है, और मैं अपाहिज हूं। चौधरी साहब ने उनकी बात मौखिक सुन करके ही तीसरे दिन उनके चक को ठीक करा दिया। और यहाँ रहते हुए भूपगढ़ी में जो रह रहे थे जिस समय, ये उस समय तीसरी कक्षा पास की इन्होंने जानी से। और एक बार जो परीक्षा दे रहे थे, परीक्षा हो रही थी तीसरी कक्षा की, तो एक इनका विद्यार्थी था जी इन्होंने उस विद्यार्थी को अपनी कॉपी दिखा दी, नकल करा दी जी चौधरी साहब ने, जी और उसके सवाल ठीक हो गए। इनके पास ना तो प्रकार था ना चंदा था, जी तो उस लड़के ने खुश होकर के अपना चंदा प्रकार इन्हें दे दिया। जी ये उस चंदे प्रकार को लेकर घर चले आए, जी और दोपहर बाद चंदे प्रकार का ही अपना पूरा काम करने लगे उससे। जी इनके पिताजी ने, मीर सिंह ने पूछा कि आज क्या बात है, इतनी पढ़ाई कर रहा है? इन्होंने बताया चंदा प्रकार से कर रहा हूं, जी ये मेरे पास था नहीं, एक मेरे साथी ने दिया। अब क्यों दिया उसने? क्योंकि मैंने उसकी मदद कर दी, अपनी कापी उसको दिखला दी थी जब अध्यापक कमरे से बाहर गए थे। जी तो मीर सिंह बोले, एक तो तूने गलत काम किया, एक तो इनाम भी ले आया। तो इन्होंने जाकर के फिर वो वापस कर दिया। तो दोस्तों साथियों, हम पहुंच गए हैं दहा गांव में। ये एक ऐतिहासिक गांव है जहां पर चौधरी चरण सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी स्मृतियां हैं। और जैसे ही यहाँ लोगों को पता लगा कि हम चौधरी साहब से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, तो तमाम बुजुर्ग और सब लोग इकट्ठा हो गए। इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ आदर सत्कार किया, और चौधरी चरण सिंह जी को बड़े आदर सम्मान के साथ ये सब लोग याद कर रहे हैं। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं चौधरी ओमपाल सिंह राणा जी। वो चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह जी की कुछ स्मृतियां हमसे साझा करेंगे। जी बताइए चौधरी साहब। जब ये बताई जी इसने बात, ये रोड की आई, वेदपाल सिंह थे वो, जी हमारे पड़ोस में उनका घर है। तो वेदपाल सिंह उनके पुराने भक्त थे, उनके बाग में भी उड़ा रही थी। तो चौधरी साहब ने मौके पर आकर देखा था, कहने का बस बाग को बचा दो, ये जो रास्ता था ये दगड़ा था, हाँ उसमें वो कर दी गई थी। और उस दौरान जी हमारा एक स्टेट ट्वेल है वो खराब था, किसी कारण खराब होगा। तो उसमें एसडीओ ने आकर यहाँ कहा था, किसानों को मीटिंग करके, भाई चौधरी साहब ने ये पूछा कि भाई ट्वेल क्यों नहीं चल रहा, तो ये बताना कि भाई ट्वेल खराब नहीं है, हमें पानी की जरूरत नहीं है।
हाँ, कभी उन्हें पता लग जाए खराब है तो हाँ ठीक क्यों खराब, नहीं हुई? हाँ ठीक क्यों नहीं। ठीक क्यों नहीं हुई टाइम से? हमारे गांव के एक पड़ोस में जी प्रेम सिंह राणा थे। अच्छा, हाँ जी। पहले जो 12 का था उसका सरकारी 12 के पास में प्राइवेट का कनेक्शन नहीं होता, जी। तो वो वेदपाल और वो प्रेम सिंह चले गए थे उनके पास जब वो लखनऊ थे। अच्छा। तो उन्होंने जाकर कहा भाई ऐसे ऐसे बात है। वो कहने के भाई मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो दावत में जा रहा, चंद्रभान गुप्ता के यहाँ शादी थी। सीबी गुप्ता की। हाँ, तो वेदपाल सिंह ने उन्हें कहा भाई आप तो दावत उड़ाते फिर जाओ, हम तो मरे के चुप हैं, जहाँ गट गए हम अंतर पटेंगे नहीं। तो इतने गांव में नहीं आए, इतने इसके यहाँ लाइन का सब सामान आ गया था। बात है वो तो यहाँ जहाँ यो बन रहा हॉस्पिटल, तो आखिरी में यहाँ भी आए थे, सांझ के 8 बजे की बात थी। उन्होंने तो ये भी कहा था भाई बीजेपी वालों को वोट मत देना, चाहे किसी को दे दियो। चौधरी चरण सिंह जी ने? चौधरी चरण सिंह ने। उन ये आदमी के बात याद हो किसी के, यहाँ कहा था हॉस्पिटल। 1980 में बनी। इनको ये तो बहुत बुरे हैं, तो पलकटी से काट कर भगाने पड़ेंगे। कांग्रेस भी अच्छी है इनसे तो, जबकि वो कांग्रेस के खिलाफ थे। चौधरी साहब ने तो आरएसएस पर रोक लगाई थी जी, गृह मंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने रोक लगाई थी, आगे खुले नहीं करना ही चलेंगे। वो दोहरी सदस्यता पर रोक दोहरी लगाई थी, सदस्यता या पर तो रोक, आप हाँ। जनता पार्टी में हाँ, रहो या फिर आरएसएस में रहो। ये चौधरी साहब अपने उसके बहुत पक्के थे। हाँ जी। वो प्रधानमंत्री थे, यहाँ आए थे कंडेंटर कॉलेज। अच्छा जी। तो उसमें सरोज भी इनके साथ थी। अच्छा, 1980 में? हाँ जी, ठीक है। तो सरोज ने उन्हें रोक दिया, पिताजी टाइम नहीं रहा। हाँ। तो घड़ी देख कर बताया ना 5 मिनट है, 5 मिनट और बोलना। हाँ। 5 मिनट बोल कर बंद कर दिया था बट टाइम। और हमारे यहाँ जो बरनाए वाली रोड बताई इस भाई ने, वो अधकाल पड़ी हुई थी जी। तो इन्होंने कह दिया भाई चौधरी साहब नहीं आ पाएंगे, हेलीकॉप्टर से मौसम खराब हो गया तो सड़क द्वारा आऊंगे। रात रात में सड़क बड़ी थी, बारिश होते है दिसंबर के महीने में। उनकी 1 किलोमीटर रात रात में फिट हो गई थी। चौधरी साहब के चुनावों की एक परंपरा रही है कि जब भी चुनाव हुए, जिस भी दौर में हुए, अंतिम चुनावी सभा दाह में हुआ करती थी। वो चौधरी चरण सिंह की हो, वो चौधरी अजीत सिंह की हो, और अब तो खैर अलग है क्योंकि अलग प्रतिबंध है, क्योंकि चौधरी जैन जी ने चुनाव लड़े तो कोरोना वगैरह ये बहुत थे। लेकिन दाह में हमेशा आखिरी चुनावी सभा दाह में लोकसभा की, बागपत लोकसभा की हो, या बरनावा विधानसभा की हो, या छपरौली विधानसभा की हो, क्योंकि अभी छपरौली में आ गए हम। तो बरनावा विधानसभा हो या बागपत लोकसभा हो, अंतिम जो मीटिंग हुआ करती चुनावी वो दाह में हुआ करती। आपके साथ कॉम्बिनेशन है चौधरी साहब का कि यहाँ से जैसा तीन दिन मतलब गांव के साथ उस समय जब क्विट इंडिया मूवमेंट में शूट एंड साइट के ऑर्डर थे तो गांव बंधे हुए थे। आज दाह की ड्यूटी है कि हिंडन नदी पे जाएंगे, वहां से छुरवाड़े चौधरी साहब को गाड़ी में लावेंगे, वहां से पार करवा के अपनी गाड़ी में बैठा के यहाँ लावेंगे, यहाँ से कल को वहां छोड़ के आवेंगे, वहां से करनावड़ वाले आवेंगे, उनकी गाड़ी में बैठाना, मतलब उन्हें रिसीव करना और हैंड ओवर करना, जैसे एक वे व्यक्ति ना हो गए, एक बहुमूल्य वस्तु हो। इस तरीके से यहाँ के लोगों ने छुर करनावड़ और वो और दाह के लोगों ने इस तरीके से उन्हें मतलब उस दौर में मतलब अज्ञातवास कटवार एक तरह से जैसे फूल को सहेज कर रखे, तो इन तीनों गांवों ने इस तरीके से चौधरी साहब को सहेज रखे। और चौधरी साहब ने भी इन गांवों से विशेष स्नेह रखा। चुनावी सभा थी जी देहरादून में, तो चौधरी साहब विमान से गए वहाँ, तो उससे उतरते ही अपने हवाई अड्डे भी वहाँ था, हेलीकॉप्टर से गए हूँ, तो वहाँ से फिर सीधे उस पर गए सभा स्थल पे। तो लोग वहाँ फिर वे थे मीडिया वगैरह, उन्होंने कहा भाई आपसे बात करें, उन्होंने कहा भाई तुम पीछे हटो, मुझे जो अपने लोग हैं उनसे 2 बात कर लेंगे। तो डायरेक्ट बात करते थे वे ना, वे उन्हें कहीं अगर मुझे फ्रेश होना आ गया ना, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था तब। तो उन्होंने वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, मुझे लगा बाद में भी किसी राजनेता ने वो बात नहीं कही। उन्होंने कहा भाई मैंने जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का चयन बड़ा देख और परख के किया है, यदि फिर भी आपको ये लगता हो कि कोई व्यक्ति हाथ का कच्चा हो या नाड़े का कच्चा हो तो उसे वोट मत देना, भले ही मेरा कैंडिडेट है, भले ही भाई जो उन्होंने चुना हो भले ही मेरा हो, तो अब आप क्या किसी से अपेक्षा कर सके ऐसी? तो ये हिम्मत भी, इतना नैतिक बल भी चौधरी चरण सिंह जी में ही था। तो सरकार की बात वो एक मुद्दे पे सरकार छोड़ी थी, चौधरी साहब ने इस्तीफा दिया था, और वो मुद्दा था ये कि जो सरकार में शामिल सोशलिस्ट धड़ा था वो ये चाहता था कि जो किसानों को की जो जमीन है
इनसे जमीन से लगान न लिया जाए। चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे, चौधरी साहब ने कहा, बोला नहीं भाई मैं तो लगान लूंगा, छोड़ू नहीं। तो उन्होंने कहा, बोला आपको लगान माफ करना पड़ेगा। बोला नहीं, मैं लगान माफ करने का ही नहीं। अब एक आम तौर पे ये कहा जा सकता है कि भाई चौधरी साहब कैसे थे भाई जी, किसानों पर लगान लेते, लेकिन चौधरी साहब बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे। उस समय साक्षरता नहीं थी, लोग साक्षर नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, और इतनी समझदारी नहीं थी कानूनों को लेकर। चौधरी साहब चाहते थे कि यह जमीन जो जमींदारा उन्मूलन में किसानों को मिली है, यदि लगान की रसीद के रूप में एक सरकारी कागज किसानों के पास रहेगा तो ये जमीन सुरक्षित रहेगी, वरना ये फिर छीन ली जाएगी। मालिकाना हक को दुरुस्त करने के लिए चौधरी साहब ने, और इसी का परिणाम है, मैं आपको यहाँ बता दूं कि राजस्थान में जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है, उत्तर प्रदेश में जमीन का मालिकाना हक किसान के पास है। चौधरी साहब की वजह से है। अब वो 1951 में राजस्व मंत्री भी बन गए थे, तो सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। तो उन्होंने जो राजस्व मैनुअल होती है, जो इसकी संहिता होती है राजस्व की, जिसमें इनके अधिकार वगैरह थे, तो उसमें परिवर्तन किया। और उस दौर में पटवारी बेहद ताकतवर कारिंदा था। पटवारी का जो पद था जी, वो आनुवांशिक हुआ करता था। पटवारी का बेटा पटवारी होगा। और अगर किसान की संयुक्त संपत्ति है, उसमें अगर बंटवारा है, तो बंटवारा पटवारी ने जैसा कर दिया, जिसको जो दे दिया, तो उसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। पटवारी ने अगर आपकी भूमि के उस पर जाकर ये बता दिया, आकाश तो आप कर रहे, ना मेरे चढ़ा दी, तो मेरी चढ़ गई, इसकी अपील दलील नहीं थी कोई। तो चौधरी साहब ने उसमें परिवर्तन कर दिया और पटवारियों का नाम कर दिया लेखपाल जी, और इनका आनुवांशिक पद जो था वो भी समाप्त कर दिया। तो इस बात को लेकर, और इनके जो अधिकार थे, अधिकार जो जैसे इनके नाम से ही वो इंगित होता है, लेखपाल, उसने चौधरी साहब ने कहा, उसमें कानून में बनाया कि अब इस पटवारी का काम है कि ये मौके पे जाएगा और मौके पे जाके केवल ये देखेगा कि मौके पे काश्तकार कौन है, उसे लेख करेगा, लिखेगा। इसकी ताकत कुछ नहीं, निर्णयात्मक नहीं है। पहले तो सब कुछ ताकत इसी के पास थी। गांव की सीमा क्या होगी, ये भी पटवारी तय करता था। आपका पेड़ है, चढ़ा दिया इनके नाम, तो इन्हीं का हो गया पेड़। कुआं आपने बनाया, इनका लिख दिया इन्हीं का। ये काम उनका था पटवारियों का। तो उस राजस्व मैनुअल में जब इन्होंने वो परिवर्तन कर दिया, तो अब पटवारियों ने जो है जी उसकी हड़ताल कर दी। अग भाई वापिस लो, क्योंकि वो तो सारी ताकत चली गई थी। और पटवारी के बारे में तो एक कहावत है, आप लोग तो जानते होंगे, यूं बताओ है कि किसी पटवारी के पीछे कुत्ता भाग लिया, कुत्ते से बच के वो पटवारी जो है भाग के पेड़ पे चढ़ गया, और चढ़ के पेड़ पे फिर कुत्ते को बोल रहा जो तेरे नाम जमीन होती तो मैं तुझे तब बताता तू किससे आज पंगा किससे लिया। आज ताकत के आदमी थे, लगभग 27,500 पटवारी थे जी। तो उन्होंने उसके चौधरी साहब के उस कानून के विरोध में उन्होंने सामूहिक वो दिया इस्तीफा। तो 27,500 ने नहीं दिया, लगभग 25,000 के द्वारा इस्तीफा दिया गया। अगर मैं सही हूं तो चौधरी साहब ने उन्हें 1 महीना दिया, उन्हें कहा कि या तो आप इसे वापस ले लो और नहीं तो सबका सामूहिक स्वीकृत कर लिया जाएगा। तो लगभग 2,500 के द्वारा वो अपने सामूहिक इस्तीफे में से फिर वापस ले लिए गए। तो लगभग 22,663 के आसपास कुछ ऐसी संख्या थी, उनके द्वारा वापस नहीं लिए गए। तो चौधरी साहब के द्वारा फिर उनको सामूहिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। अब इसमें जब वो स्वीकार करके उनको वे बर्खास्त होने ही थे जी, ये तो बर्खास्त हो गए। तो नारा लगा। हाँ, तो बाद में फिर चौधरी साहब ने ये लिखा कि भाई 18% जो आप ये पद भरे जाएंगे उसमें से हरिजन होने चाहिए, SC पर। एक उनके साथ इसका एक संस्मरण और है कि कोई कुमाऊं में जिसका सामूहिक रूप से इस्तीफा वो हुआ था स्वीकृत, वहां से कुमाऊं से एक महिला अपने बच्चों को लेकर वहीं आ गई जी लखनऊ। और वो जो है जो माता जी जो थी वो उनके आगे रोई, कह लगी भाई मेरे तो बच्चे ऐसे ऐसे, वो तो कुमाऊं वाला था, बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। और वो तो उन्होंने कहा मुझे उनसे मिलवाओ। तो खैर उन्होंने बुला लिया उसको, उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे तो पति वो जो थे ऐसे, और वो तो बर्खास्त हो गए, नौकरी चली गई, बालक तो भूखे मरेंगे। उन्होंने आप उसे वापस लो। तो ये कहते हैं कि चौधरी साहब को बड़ी वेदना हुई इस बात की, लेकिन उन्होंने फिर ये कहा कि भाई मैं उसे नौकरी में तो वापस रखूंगा नहीं। संस्मरण ये कहते हैं कि चौधरी साहब ने जब तक उसके बच्चे बड़े नहीं हो गए अपनी जेब से उसको पैसे भेजे। ये एक पुस्तक में मतलब उनके बारे में लिखा गया।
तो तभी जब वो सामूहिक रूप से इस्तीफे स्वीकार कर लिए जी, उसकी शिकायत पंडित नेहरू तक भी हुई। तो जब नेहरू तक शिकायत हुई तो उन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जी को कहा, अकबर भाई आप इसमें कुछ दिखवाओ। तो उन्होंने उन्हें चौधरी चरण सिंह जी को बुलाया, गोविंद वल्लभ पंत जी ने, और उनसे कहा कि भाई चरण सिंह, ये इतने हजार आदमी बर्खास्त हो गए, इनकी नौकरी चली गई, और उन्हें मतलब वैसे अनौपचारिक बातचीत में कह रहे थे भाई तुझे जो है इनकी बददुआ लगेगी। तो चौधरी साहब ने कहा कि जी, जो उन्हें कहते हैं पंडित जी, बददुआ तो मुझे हजारों की लगेगी, लेकिन मुझे पुण्य जो है करोड़ों का मिलेगा। करोड़ों लोग मुझे पुण्य को भी तो देंगे आशीर्वाद। लगभग 3 करोड़ कुछ किसान थे जी जिसको फायदा हुआ। भी नहीं था, गांधीवादी थे। महात्मा जी की जैसे आजादी के आंदोलन में ये काफी लोग जो होंगे वे महात्मा जी की जय बुलवाया करते थे, बोला महात्मा जी की जय। तो गांधी इतने बड़े गांधीवादी थे वो तो गांधी। और उनकी जो किताब है इंडियाज पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन, उसमें जो आपने जाति प्रथा की बात करी उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। आईआईटी है उसका भी उसमें उल्लेख है कि आईआईटी के बारे में पहले प्राइमरी एजुकेशन 1964 की है ये। हाँ जी। लेकिन उससे पहले ये बुक जो है 1960 में छपी थी जी, जॉइंट फार्मिंग एक्सरेड के नाम से जी। और ये जो जातिवाद का जो उनका वो है, जो उनकी वो सबसे महत्वपूर्ण एक बुक है जो 1982 में आई, इंडियाज वो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉजेज एंड क्योर, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति के कारण और निदान। उसका परिशिष्ट है जी, परिशिष्ट होते हैं कुछ जो बाद में जोड़े जाते हैं उसे एलोबरेट करने के लिए। उसमें जातिवाद के बारे में बातें कही गई हैं कि इसके क्या कारण है। और उसमें एक हर्बर्ट रिजले हुए पीपल्स ऑफ इंडिया 1881 के आसपास की बुक है, उसमें उन्होंने धर्म परिवर्तन, ये जो जातिवाद है इसको उन्होंने धर्म परिवर्तन से जोड़ा। वो बात आगे तो अभी शेयर कर लिया। पंजाब का आंकड़ा दिया उन्होंने। अमूमन ये माना जाए कि एक बार जो धर्म परिवर्तन हुआ ये मुसलमानों के द्वारा तलवार के बल पे किया गया, सभी को एक प्रकार से जनरलाइजेशन किया जाता है, लेकिन वो इसका एक अपवाद कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई जो पहली जनगणना हुई वो 1881 में हुई, जाति के आधार पे भी, जो जिसमें धर्म भी पूछा जाता था और जाति भी मेंशन होती थी। और 1931 में लास्ट जातिगत जनगणना हुई। वो हर्बर्ट रिजले की पुस्तक का उसमें हवाला देते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई 1881 में जो पंजाब है, जिसमें वर्तमान का आपका ये हिमाचल भी था और आपका हरियाणा भी था, ये संयुक्त पंजाब की जो हिंदू जाट है वो लगभग 60% के आसपास है। वो तो एग्जैक्ट वैल्यू है जी उसमें। लेकिन वो 1931 तक आते आते पंजाब में हिंदू जाट गिर के लगभग 40% रह गए। अब ये 14% कहाँ चले गए? और पंजाब में मुसलमान तो है नहीं, मतलब मुसलमानी राज तो है नहीं, मुसलमान तो वहां था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब इसका मतलब ये है कि तो ये हिंदू जाटों ने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया। फिर उसमें एक रिजल्ट है जी कि इस दौर में सिख जाट जो है वो इतने परसेंट बढ़े और मुसलमान जाट इतने परसेंट बढ़े। तो फिर ये कहा कि फिर इन जाटों ने सिखों में और मुसलमानों में परिवर्तन क्यों किया। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई जो हिंदू जाति व्यवस्था में जो सवर्ण लोग हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, उसमें उन्होंने कहा ब्राह्मण है, ठाकुर है, एक खत्री है जी, कि ये जो जाटों के साथ वहां दोहरा व्यवहार करते थे, असमानता का व्यवहार करते थे, उससे पीड़ित हो गए जाटों ने धर्म परिवर्तन किया। ये उनकी उस पुस्तक में लिखा, हर्बर्ट रिजले की पुस्तक के आंकड़ों का हवाला देके। फिर उनकी एक छोटी सी पुस्तिका और है, जातिवादी कौन, छोटी सी पुस्तक है, उसमें बहुत सी बातें लिखी। उसमें एक बात और प्रपोज की जातिवाद के खिलाफ। उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिटिशियन है और राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों को ये अधिकार, राजनीतिक दलों के नेताओं को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी जातीय सम्मेलन में भाग ले। और इसके लिए उन्होंने उस टाइम के जो बहुगुणा जी थे उनकी आलोचना की, पंडित नेहरू की आलोचना की कि ये कश्मीरी पंडितों के सम्मेलन में जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बैन होना चाहिए कि कोई भी राजनेता किसी भी जातीय सम्मेलन में भाग लेता हो। अब आप बताओ, क्या चौधरी साहब किसी जातीय सम्मेलन में गए? अभी नहीं गए होंगे, अभी नहीं गए हैं। एक बात और है जी, अमूमन अब उनके प्रति मीडिया का पूर्वाग्रह ये था, और उन्होंने मिसेस गांधी को लिखा कि वो जो मीडिया था वो उनको जाट नेता कहा करता था, और वजह ये थी कि इनका जो प्रभाव है वो केवल जाटों तक सीमित करो, इन्हें इनका आइडेंटिफिकेशन जाटों तक करो। हाँ, तो जातिवाद को तो वो बहुत खिलाफ थे और जातीय सम्मेलन में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे, और इन खापों के भी बेहद खिलाफ थे।
खापों को भी उनका उनके दौर में खापों का कोई लेना देना नहीं।